नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तेलंगाना सरकार ने 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण की माफी की घोषणा की। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र JAK मॉरिशस में खोला गया। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं GVCs में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। विश्व आर्थिक मंच ने द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट जारी की। एसोचैम ने भारत से ई-कॉमर्स निर्यात को सक्षम करना रिपोर्ट जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। गुजरात के राजकोट में स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL का उद्घाटन किया गया। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य स्थानीय शासन निकायों की लेखा परीक्षा यानी ऑडिट के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। सबसे पहले हम स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ICAL के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये नीति निर्माताओं और लेखा परीक्षकों यानी ऑडिटर्स के बीच सहयोग के एक मंच के रूप में कार्य करेगा। साथ ही ये लेखा परीक्षकों के क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी कार्य करेगा। साथ ही ये स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने में मदद करेगा। इससे स्थानीय सरकारों के वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में सुधार होगा और ये जमीनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करेगा। भारत में ICAL जैसे केंद्र की आवश्यकता के कारणों पर गौर किया जाए तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी CAG की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे केंद्र देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 8,000 शहरी स्थानीय निकायों यानी ULBs के बीच सहयोग बढ़ाने, ज्ञान का आदान प्रदान करने, उत्कृष्ट कार्य संस्कृतियों को बढ़ावा देने आदि में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। ये विश्व के अन्य देशों में अपनाई जा रही व्यवस्था के अनुरूप है। विश्व के 40 देशों में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय शासन संस्थाएं उपलब्ध फंड का सही से उपयोग नहीं कर पाती हैं। RBI की एक रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिकाएं आवंटित फंड के प्रबंधन में लेखा परीक्षा के बाद तैयार वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती हैं। ऐसे में भारत में स्थानीय शासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली के बारे में जानना और भी जरूरी हो जाता है। अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों के परीक्षक यानी ELFA या स्थानीय निधि खातों के निदेशक DLFA लेखा परीक्षा का कार्य करते हैं। ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करती हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG जैसी संस्थाएं भी इनकी लेखा परीक्षा करती हैं। CAG पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों के लेखाओं के उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। CAG स्थानीय निधि खातों के परीक्षक यानी ELFA या स्थानीय निधि खातों के निदेशक DLFA को सलाह और सहायता भी प्रदान करता है। खबर के आखिर में भारत में स्थापित स्थानीय शासन पर भी चर्चा करते हैं। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में क्रमशः भाग 9 और 11वीं अनुसूची तथा भाग 9A और 12वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इनमें स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। स्थानीय शासन 7वीं अनुसूची की सूची 2 राज्य सूची का विषय है। संविधान का अनुच्छेद 243G स्थानीय शासन निकायों को शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 243J में कहा गया है कि राज्य का विधान मंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। तेलंगाना सरकार ने 1 लाख रुपए तक के फसल ऋण की माफी की घोषणा की। आपको बता दें, तेलंगाना सरकार ने बैंकर्स को फसल ऋण माफी की धनराशि का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस धनराशि को किसानों के अन्य खातों में जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। खबर की शुरुआत में चलिए ये समझते हैं कि कृषि ऋण माफी है क्या। कृषि ऋण इनपुट या कृषि उपकरण खरीदने के लिए बैंकों से लिया गया एक प्रकार का या तो फसल ऋण होता है या निवेश ऋण होता है।
केंद्र या राज्य सरकार ब्याज नहीं चुकाने पर लगाए गए दंड की माफी या ऋण पर ब्याज की माफी या बकाया कृषि ऋण की पूर्ण माफी की घोषणा कर सकती है। कृषि ऋण माफी की आवश्यकता क्यों है, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता और पानी की गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ती इनपुट लागत, कम उत्पादकता आदि के कारण होने वाले कृषि संकट से निपटने में मदद मिलती है। प्राकृतिक आपदाओं, कमजोर मॉनसून आदि के कारण फसल उत्पादन कम हो जाता है या कई बार फसलों की हानि भी होती है। इससे किसान बैंक ऋण का भुगतान नहीं कर पाता है। ऋण माफी से किसानों को इस तरह के संकट में राहत मिल जाती है। ऋण के बोझ के कारण कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं। ऋण माफी से इस तरह की घटनाओं को भी रोका जा सकता है। ज्ञातव्य है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में अधिकांश किसान बढ़ते ऋण के बोझ के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। आवश्यकता के साथ साथ कृषि ऋण माफी के खिलाफ कुछ तर्क भी दिए गए हैं। आइए इन्हें भी जान लेते हैं। सबसे पहला तर्क ये दिया जाता है कि इससे राजकोषीय बोझ बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए 2020 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जब फसल ऋण माफ करने की घोषणा की गई थी, तब राजकोष पर लगभग 45,000 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ पड़ा था। साथ ही कृषि ऋण माफी को एक अस्थायी राहत के रूप में देखा जाता है और इससे किसानों में जानबूझकर ऋण नहीं चुकाने की आदत विकसित हो सकती है। इससे कम उत्पादकता, औपचारिक ऋण की कमी जैसे मूल कारणों का समाधान नहीं होता है। कृषि ऋण माफी का लाभ सभी किसानों को नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए 2022 में एसबीआई ने कृषि ऋण माफी पर एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार 2014 के बाद से राज्य सरकारों द्वारा घोषित 9 कृषि ऋण माफी की घोषणा के केवल आधे लाभार्थियों के ऋणों को ही भट्टे खाते यानी राइट ऑफ में डाला गया था। खबर के अंत में आगे की राह भी समझ लेते हैं। किसानों के लिए औपचारिक ऋण प्राप्त करना आसान बनाना चाहिए। सरकार को अवसंरचनात्मक विकास में निवेश करना चाहिए। फसल बीमा का विस्तार करना चाहिए और उपज के लिए लाभकारी मूल्य घोषित करने चाहिए आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र मॉरिशस में खोला गया। ये पहल भारत और हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय एवं द्वीपीय देशों के बीच घनिष्ठ होते संबंधों का एक उदाहरण है। हिंद महासागर क्षेत्र में 36 तटीय देश और 11 तट से दूर स्थित देश शामिल हैं। आइए समझते हैं कि भारत के लिए हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय और द्वीपीय देशों का क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं सामरिक अवस्थिति की। मलक्का जल संधि जैसे महत्वपूर्ण समुद्री पोत परिवहन मार्गों से ऐसे देशों की निकटता वैश्विक व्यापार को बढ़ाने, समुद्री डकैती को रोकने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत का 80% विदेशी व्यापार और 90% ऊर्जा व्यापार हिंद महासागर क्षेत्र के जरिए होता है। दूसरा है क्षेत्रीय नेतृत्व का विजन। हिंद महासागर क्षेत्र वैश्विक शक्तियों जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए नए क्षेत्र के रूप में महत्व हासिल कर रहा है। इसलिए भारत द्वारा स्वयं को हिंद महासागर क्षेत्र के समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करने के विजन को आगे बढ़ाने और चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए इन देशों के साथ सहयोग महत्वपूर्ण है। तीसरा है नीली अर्थव्यवस्था। FAO की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री मत्स्यन विश्व की लगभग 15% मछली की आपूर्ति करता है। हिंद महासागर क्षेत्र गहरे समुद्र में संधारणीय खनन के लिए भी महत्वपूर्ण है। और चौथा है जलवायु सुरक्षा। IPCC की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 1950 के दशक के बाद से हिंद महासागर किसी भी अन्य महासागर की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। तीव्र जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती जलवायु आपदाओं को देखते हुए मानवीय संकट तथा क्षेत्रीय असुरक्षा से निपटने के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। ऐसे में हिंद महासागर क्षेत्र के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत ने गुरुग्राम में इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशियन रीजन की स्थापना की है। इसका संचालन भारतीय नौसेना द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रक्षा को बढ़ाना है। मानवीय सहायता और आपदा राहत की बात करें तो भारत ने वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन करुणा के जरिए मानवीय सहायता अभियान संचालित किए हैं। भारतीय नौसेना की आउटरीच पहल महासागर यानी मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन संचालित की जा रही है। और साथ ही भारत ने क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा सागर सिद्धांत को भी अपनाया है। साथ ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को भी अमल में लाया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स,
वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं यानी GVCs में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। 2022 में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार लगभग 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का था। वहीं भारत में यह बाजार लगभग 155 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। चीन विश्व में इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा विनिर्माता देश है। वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण या उत्पादन में चीन की 60% भागीदारी है। भारत प्रतिवर्ष लगभग 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात करता है। इस तरह भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 2030 तक भारत 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन लक्ष्य को हासिल करेगा। 75% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा है। यह मूल्य श्रृंखला किसी विशेष देश तक सीमित नहीं है। उदाहरण के लिए मोबाइल फोन निर्यात में विश्व के कई देश शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स मूल्य श्रृंखला के विस्तार के लिए जिम्मेदार कारणों पर भी एक नजर डालते हैं। इनमें पहला कारण है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, जो वर्तमान में लगभग हर जगह पहुंच रही है। इसलिए विकासशील देशों में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मांग बढ़ रही है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के उत्पादन पर चीन का वर्चस्व रहा है। इस वजह से कोविड-19 महामारी के दौरान इसकी आपूर्ति में व्यवधान देखा गया है। साथ ही चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच तनाव की स्थिति मौजूद है। इन वजहों से विश्व के अन्य देशों में भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स और उनके उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की आपूर्ति के लिए चीन पर निर्भरता कम होगी। इसी के साथ भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के उत्पादन में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। चीन, वियतनाम जैसे देशों की तुलना में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के पार्ट्स के आयात पर अधिक शुल्क वसूला जाता है। इस वजह से भारत में तैयार इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स वैश्विक बाजारों में महंगे और कम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स के विनिर्माण के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं, जैसे कि भारत अभी भी 95% से अधिक सेमीकंडक्टर्स अमेरिका, ताइवान, चीन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया से आयात करता है। अन्य उपकरणों के मामले में भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माताओं को लगभग 9 से 13% ब्याज दर पर ऋण मिल पाता है। इसकी तुलना में चीन, वियतनाम और ताइवान जैसे देशों में ब्याज सब्सिडी के कारण 2 से 7% ब्याज दर पर ही ऋण मिल जाते हैं। इससे विनिर्माण प्रभावित होता है। हालांकि कुछ अन्य भी चुनौतियां मौजूद हैं, जिनमें कमजोर अवसंरचनात्मक सुविधाएं, अधिक लॉजिस्टिक लागत, भूमि पट्टे की उच्च लागत, अनुसंधान एवं विकास और डिजाइन इकोसिस्टम की कमी, कुशल इंजीनियरों व प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी आदि शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों की बात करें तो पहला है राजकोषीय उपाय। अधिक जटिलता वाले कंपोनेंट्स के लिए पूंजीगत व्यय सहायता देनी चाहिए। अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए नवाचार योजना शुरू की जानी चाहिए। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नियम और कानून जैसे श्रम कानून बनाए जाने चाहिए आदि। दूसरा है राजकोषीय उपायों के अलावा अन्य उपाय प्रशुल्कों व करों को कम करना चाहिए। कौशल विकास और इलेक्ट्रॉनिक्स कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए उद्योगों को सहायता दी जानी चाहिए। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और व्यवसाय करना आसान बनाना चाहिए। खबर के अंत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि 2020 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर यानी EMC 2.0 योजना शुरू की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना यानी SPECS स्पेक्स की घोषणा की गई है। डिजाइन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है तथा भारत सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया है आदि। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व आर्थिक मंच WEF ने द फ्यूचर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में फिनफ्लुएंसर्स की बढ़ती लोकप्रियता के बीच पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों के महत्व पर बल दिया गया। फिनफ्लुएंसर्स यानी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जैसी शब्दावली का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जो वित्तीय सलाह या समाचार या अन्य संबंधित मामलों पर जानकारी, सिफारिशें या मार्गदर्शन साझा करने हेतु सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं। फिनफ्लुएंसर्स व्यक्तियों के वित्तीय निवेश संबंधी निर्णयों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
ऐसे में चलिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं और फिनफ्लुएंसर्स की संख्या में वृद्धि के कारणों को समझते हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ना। आज विश्व की लगभग 60% आबादी सोशल मीडिया का उपयोग करती है। दूसरा कारण है कंटेंट में समावेशिता की भावना। सोशल मीडिया पर भाषा, क्षेत्र, नस्ल, नृजातीयता और जीवन के अनुभव के आधार पर विविध पृष्ठभूमि वाले क्रिएटर्स मौजूद हैं। ये सभी व्यापक यूजर्स की निवेश संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। और तीसरा कारण है आकर्षक कंटेंट। फिनफ्लुएंसर्स वित्तीय अवधारणाओं को समझाने के लिए शॉर्ट्स, मनोरंजक वीडियो, मीम्स, मेटाफर्स यानी रूपक आदि का उपयोग करते हैं। इससे कम ज्ञान रखने वाले व कम अनुभवी निवेशक वित्तीय विषयों के बारे में सहजता से सीख पाते हैं। इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं और पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों के महत्व को भी समझते हैं। फिनफ्लुएंसर्स की सलाह से जुड़े जोखिम को देखें तो अस्पष्ट एल्गोरिदम के कारण ये इन्फ्लुएंसर्स आकर्षक कंटेंट की आड़ में निवेशकों को गलत सलाह दे सकते हैं। ऐसे में इनकी राय पर निवेश करना जोखिमपूर्ण साबित हो सकता है। इसका एक और महत्व है व्यक्तियों का निवेश और भविष्य सुरक्षित करना। पारंपरिक वित्तीय सलाहकारों और संस्थाओं ने समग्र व व्यक्ति विशेष सलाह, जोखिम प्रबंधन तथा निवेश शिक्षा सुनिश्चित की है। इस प्रकार उन्होंने निवेश से बेहतर रिटर्न प्राप्त करने में निवेशकों की कई तरह से मदद की है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले एक दशक में छोटे निवेशकों यानी रिटेल इन्वेस्टर्स द्वारा निवेश की मात्रा दोगुनी हो गई। 2020 में स्टॉक मार्केट में शेयर्स के कुल कारोबार में रिटेल निवेशकों की 19.5% हिस्सेदारी थी। खबर के अंत में फिनफ्लुएंसर्स को विनियमित करने के लिए सेबी की कार्रवाई पर भी एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में सेबी ने अपंजीकृत फिनफ्लुएंसर्स के साथ विनियमित संस्थाओं द्वारा सहयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उन निवेशकों की रक्षा करना है जो फिनफ्लुएंसर्स द्वारा किए गए झूठे लाभ के दावों से गुमराह होकर गलत जगह धन निवेश कर देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी मुख्य खबर की ओर। एसोचैम ने भारत से ई कॉमर्स निर्यात को सक्षम करना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में माना गया है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स बाजारों में से एक है। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स वास्तव में इंटरनेट पर वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री करना तथा धन एवं डेटा का अंतरण करना है। खबर की बेहतर समझ के लिए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वैश्विक स्तर की बात करें तो अलग अलग देशों के बीच ई कॉमर्स लेन देन वैश्विक बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C बाजार का विस्तार कर रहा है। वैश्विक B2C बाजार का आकार यानी मूल्य 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके 2026 तक 8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की बात करें तो पहला है घरेलू ई कॉमर्स बाजार। इसमें वित्त वर्ष 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार इसका बाजार मूल्य 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 2026 तक इसके 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। देश में ई कॉमर्स बाजार बढ़ाने में बढ़ते मध्यम वर्ग, इंटरनेट तक बढ़ती पहुंच, यूपीआई के माध्यम से भुगतान के डिजिटलीकरण आदि की प्रमुख भूमिका रही है। ई कॉमर्स निर्यात में वित्त वर्ष 2023 के लिए निर्यात 4 से 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच था। ये भारत के कुल पन्ने यानी मर्चेंडाइज निर्यात के 0.9% से 1.1% के बराबर है। यदि वित्त वर्ष 2030 तक ई कॉमर्स निर्यात को 200 से 300 बिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाना है तो इसके लिए ई कॉमर्स निर्यात को 50 से 60 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी के साथ हमारा ये जानना भी बेहद जरूरी है कि ई कॉमर्स निर्यात के समक्ष कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं। सबसे पहली है विनियामक तंत्र का झुकाव बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B निर्यात की तरफ है। ई कॉमर्स निर्यात के लिए कोई अलग कानून नहीं है। विक्रेताओं और ई कॉमर्स ऑपरेटर के बीच जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही जटिल सीमा शुल्क प्रक्रियाएं मौजूद हैं इत्यादि। चलिए अब रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों पर भी चर्चा कर लेते हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स यानी ECEH का कार्यान्वयन और दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। कुरियर कंसाइनमेंट लिमिट को बढ़ाना चाहिए और क्लियरेंस प्रणाली को सुव्यवस्थित करना चाहिए तथा सीमा शुल्क पर्यवेक्षण संहिताएं बनाने की आवश्यकता है। खबर के अंत में ई कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा अपनाई गई पहले भी जान लेते हैं। पहली है विदेश व्यापार नीति 2023। इसके तहत डाक निर्यात केंद्र की स्थापना की जा रही है।
ई कॉमर्स निर्यात सहित अन्य व्यापारिक निर्यात लाभों का विस्तार किया जा रहा है। दूसरी है वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। ई कॉमर्स निर्यात जीरो रेटेड सप्लाई यानी 0% जीएसटी है और जीएसटी रिफंड के लिए पात्र है। और राज्य स्तरीय पहलों की बात करें तो तेलंगाना, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSMEs की क्षमता निर्माण हेतु विविध बाजारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है मलेशिया। इस देश की राजधानी है कुआलालंपुर। हाल ही में भारत और मलेशिया ने ऑयल, पाम और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। इस देश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मलेशिया एक दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है जिसे दक्षिण चीन सागर 2 हिस्सों में बांटता है। मलय प्रायद्वीप यानी पश्चिम मलेशिया और बोर्नियो द्वीप पर स्थित मलेशिया तिमोर यानी पूर्वी मलेशिया। इसके पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके उत्तर में वियतनाम, थाईलैंड और ब्रुनेई, दक्षिण में सिंगापुर और दक्षिण पश्चिम में इंडोनेशिया शामिल है। मलेशिया के समुद्री सीमाओं की बात करें तो इसकी सीमा दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरू मध्य, सुलू सागर और सैलेब सागर से लगती है। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है और इसका उच्चतम बिंदु माउंट किनाबालू है जिसकी ऊंचाई 4100 मीटर है। प्रमुख नदियों में पहांग, पेराक, सारावाक, राजंग और किनाब टांगन शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख झीलें बेरा झील और तासिक झील तथा केनियर है। कृषि के क्षेत्र में मलेशिया विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक और निर्यातक देश है। पहला स्थान इंडोनेशिया का है। इन सभी विशेषताओं के चलते मलेशिया एक महत्वपूर्ण देश बन गया है और भारत के साथ सहयोग से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने असम के रहने वाले एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक घोषित किया है। इससे पहले इस व्यक्ति को राज्य के विदेशी विषयक अधिकरण ने विदेशी करार दिया था। यह अधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय है। इन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा विदेशी विषयक अधिकरण आदेश 1964 के तहत स्थापित किया गया है। आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र वाटर कन्वेंशन में शामिल हो गया। इसे सीमा पार जलमार्गों और अंतर्राष्ट्रीय झीलों के संरक्षण एवं उपयोग पर कन्वेंशन कहा जाता है। इसे 1992 में हेलसिंकी, फिनलैंड में अपनाया गया था। यह कन्वेंशन 1996 में लागू हुआ था। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है। छत्तीसगढ़ की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने worldatlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोल माइंस की सूची में क्रमशः दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। भारत में कोयला खनन की बात करें तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है और कोयला भंडार के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। ट्रांजिटिंग एक्सो प्लैनेट सर्वे सैटेलाइट TESS टेस्ट से प्राप्त डेटा पर आधारित एक नई स्टडी में एक बड़े ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे छोटे ब्लैक होल की खोज का उल्लेख किया गया है। ये ब्लैक होल्स OJ287 आकाशगंगा के केंद्र में स्थित है। यह आकाशगंगा पृथ्वी से 4 अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। टेस्ट को नासा द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। चीन ने विश्व के पहले डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट TPP का अनावरण किया है। ये ऊर्जा दक्षता में 24% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। इस संयंत्र में 200 मीटर ऊंचे टावर लगे हुए हैं। प्रत्येक टावर पर हजारों दर्पण लगे हुए हैं जो स्वचालित रूप से सूर्य की गति को ट्रैक करते हैं और 94% परावर्तन दक्षता प्राप्त करते हैं। राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र NCPOR ने गहरे महासागरों में अन्वेषण के लिए स्वदेशी महासागर अनुसंधान पोत के निर्माण हेतु रक्षा PSU गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड GRSE के साथ समझौता किया है। NCPOR की स्थापना 1998 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत की गई थी। इसे एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में स्थापित किया गया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर 9 से 18 वर्ष के बीच आयु समूह वाले बच्चों की प्रतिभा पहचान की पूरी प्रक्रिया को एक ही मंच पर सुव्यवस्थित करना है। हाल ही में पेरू के सुदूर पेरू अमेज़न में शेष विश्व से अलग थलग देशज
मैशको पीरू जनजाति की अवस्थिति का पता चला है। इस जनजाति के सदस्यों की संख्या 750 से अधिक है। इसे अमेज़न और दक्षिण पूर्व पेरू के जंगलों में शेष दुनिया से अलग थलग रहने वाली सबसे बड़ी जनजाति माना जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।